नमस्कार। टू इन वन अनकंडीशनल लव स्पिरिचुअल लव एंड लाइट चैनल पर मैं उषा किरण पॉल आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ। आज की इस वीडियो में ड्रीम्स के बारे में इन्फॉर्मेशन दी जा रही है कि कैसे जो ट्विन सोल्स हैं उनके ड्रीम्स बहुत ज़्यादा स्पेशल होते हैं। उन्हें ड्रीम्स के थ्रू गाइड किया जाता है। इन ड्रीम्स में उनके एंसेस्टर्स, उनके स्पिरिट का, उनका हायर सेल्फ और डिवाइन मीन्स हमारे परमपिता परमेश्वर, यूनिवर्स, मदर अर्थ सभी मिलकर कैसे इंडिकेशन देते हैं और उनको गाइडेंस देते हैं कि आपको अपनी लाइफ जर्नी को कैसे आगे लेकर जाना है। यहाँ पर मैं इस जर्नी में कैसे हमें हमारी इंट्यूशन को बहुत ज़्यादा हाई लेवल तक लेकर जाने के लिए और अपनी जर्नी को राइट पैथ पर लेकर जाने के लिए गाइड किया जाता है, वो अपनी लाइफ के कुछ मेजर ड्रीम्स रिवील कर रही हूँ इस उम्मीद के साथ कि जिन लोगों को हेल्प चाहिए उन्हें हेल्प मिल जाए। मेरे कुछ व्यूअर्स को गाइडेंस की ज़रूरत है और कई बार वो अपनी जर्नी में स्टक हो जाते हैं। उन्हें ये समझ ही नहीं आता कि आखिर उनके साथ हो क्या रहा है। कुछ व्यूअर्स मेरे साथ एनर्जी लेवल पर कनेक्टेड हैं और कुछ रियल लाइफ में फ़ोन कॉल्स के थ्रू मुझसे कनेक्टेड हैं। उनके लिए जब भी मुझे गाइडेंस आती है या वो लोग मुझसे कनेक्ट करके गाइडेंस मांगते हैं तो मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करती हूँ कि उनको गाइडेंस दूँ। आज भी ये वीडियो एक तरीके से गाइडेड वीडियो है उन व्यूअर्स की हेल्प के लिए जिन्हें गाइडेंस की इस टाइम बहुत बहुत ज़रूरत है और उनके ड्रीम्स उन्हें कुछ इंडिकेशन दे रहे हैं लेकिन वो समझ नहीं रहे हैं। क्योंकि मैं खुद इस चीज़ को फेस कर चुकी हूँ। जब इंडिकेशन मिलते हैं और हम समझ नहीं पाते तो कैसे जो हमारी लाइफ है वो चेंज हो जाती है। यहाँ उन इवेंट्स को, ड्रीम्स को बताने से पहले मैं एक चीज़ और आपको बताऊँगी कि ये हमारी पूरी जर्नी है वो डिवाइनली गाइडेड होती है, लेकिन साथ ही साथ हम क्या डिसीज़न लेते हैं उस डिसीज़न के अकॉर्डिंग हमारा जो फ्यूचर है वो चेंज हो जाता है। बहुत कम लोग ये बात जानते हैं कि हम खुद अपने एफ़र्ट से अपने फ्यूचर को चेंज कर सकते हैं, लेकिन ये ट्रुथ है हम अपने फ्यूचर से, अपने वर्क से, अपने डिसीज़न से अपने फ्यूचर को चेंज कर सकते हैं। यहाँ मैं अपनी अब तक की लाइफ के कुछ मेजर ड्रीम्स और उनसे रिलेटेड इवेंट्स को रिवील कर रही हूँ कि आप लोगों को अपने ड्रीम्स को आइडेंटिफाई करने में हेल्प मिल जाए। बिकॉज़ मेरी लाइफ में कुछ भी होता है उससे पहले मुझे विज़न्स के थ्रू और फ्यूचर विज़न्स एंड ड्रीम्स के थ्रू उस ट्रुथ को रिवील किया जाता है जो मेरी लाइफ में होने वाला है। अब वो मेरी फ्री विल है कि मैं जो मुझे गाइडेंस मिल रही है उसे एक्सेप्ट करती हूँ या रिफ्यूज़ करती हूँ। अगर मैं एक्सेप्ट करती हूँ तो उसके अकॉर्डिंग मेरा फ्यूचर क्रिएट हो जाता है और अगर मैं उसे एक्सेप्ट नहीं करती तो मेरा फ्यूचर फिर मेरे डिसीजंस के ऊपर आगे अपनी लाइफ जर्नी को बढ़ाता है। मैं सबसे पहले तो अपना बचपन का ड्रीम कभी नहीं भूल पाती थी कि बर्थ्स के बाद से ही, मतलब बहुत बचपन से लेकर और काफ़ी लॉन्ग टाइम तक मुझे ड्रीम आया कि मुझे कहीं नीचे धक्का दिया गया है और बहुत डार्कनेस है और उस डार्कनेस में मैं जा रही हूँ। जब ये ड्रीम मेरा काफ़ी टाइम तक आता रहा उसके बाद एक और ड्रीम मेरा आना स्टार्ट हुआ और उसमें मैं
बहुत मुश्किल से लेकिन इजीली, मीन्स अगर सामने से देखेंगे तो बहुत मुश्किल लगेगा, लेकिन बहुत इजीली मैं ऊपर छत पर चढ़ रही हूँ, रूफ़ की तरफ जा रही हूँ। और वो एक ऐसा पैथ है कि थोड़ी सी भी अगर मेरी नज़र हटी तो सीधा मेरी डेथ हो सकती है। मुझे ड्रीम्स के थ्रू मुझे ये इंडिकेशन दिया जाता था। उस टाइम मैं बहुत छोटी बच्ची थी, मैं ये चीज़ें नहीं जानती थी, लेकिन एक ही ड्रीम बार बार आना तो मुझे बड़ा अजीब लगता था कि ये ही ड्रीम मुझे बार बार क्यों आता है। एक ड्रीम मेरी लाइफ में जब मैं 6 इयर्स की थी तब आया। उस ड्रीम में मेरे एंसेस्टर्स मुझे कुछ मैसेज देने की कोशिश कर रहे थे, और ये ड्रीम कम विज़न है। बिकॉज़ जब ये ड्रीम मुझे दिख रहा था तो उसमें मैंने अपनी लव्ड वन को देखा, अपनी आंट को देखा कि मेरी जो आंटी हैं वो मुझे कुछ मैसेज देना चाह रही हैं अपने बच्चों के रिगार्डिंग। और मैं उनको कह रही हूँ, क्योंकि मैं अपनी आंटी को प्यार से जीजी बोलती थी, मीन्स फादर की सिस्टर। तो वो मुझसे कुछ कहना चाह रही थी, और उस टाइम मैं 6 इयर्स की थी। वो काफ़ी कम एज में गुज़र गई थी, ओनली 21 में। तो वो मुझे एक मैसेज दे रही थी कि मेरे बच्चों को कहना, और मैं उनका मैसेज ना सुनकर मैं अपनी ग्रैंड मदर के लिए, अपनी दादी माँ के लिए परेशान थी कि वो इतना रोती हैं आपके लिए, आप उनसे क्यों नहीं मिल के जा रहे हो, आप रुको, मैं उनको बुला के लेकर आती हूँ। और अचानक से मेरी आँख खुली और वो मुझे मना कर रही थी कि रुको, मेरी बात सुनो, नहीं तो वो मुझे लेने आ जाएंगे और मुझे जाना होगा। मैंने कहा नहीं माँ, यहीं पास ही में तो हैं, आप पहले उनसे मिलकर जाओ। और वो बार बार एक ही बात कह रही थी, वो मुझे जंजीरों में जकड़ के ले जाएंगे, मुझे पहले मेरी बात सुनो, जो मैं कहना चाहती हूँ मुझे कहने दो। लेकिन मैं तुरंत उठी और उठ के अपनी दादी माँ को बुलाने के लिए दौड़ी। लेकिन जैसे ही मैं उठी उनको बुलाने के लिए, मैंने देखा कि वास्तव में एक्चुअल में वो स्काई की तरफ वापस जा रही हैं। और ऐसे मुझे फ़ील हुआ, मैंने किसी को देखा नहीं, लेकिन ऐसा फ़ील हुआ कि उनको कोई जैसे पकड़ के ज़बरदस्ती लेकर जा रहा है। मैंने अपने इस ड्रीम को अपने घर में अपनी दादी माँ को और अपनी मदर को बताया, लेकिन क्योंकि मैं बहुत छोटी थी तो मेरी बात किसी की समझ नहीं आई। इसके बाद बहुत मेजर ड्रीम्स मैंने 19 इयर्स की एज में देखा। उस टाइम भी मेरी वही आंटी मुझे एक मैसेज देने आई थी, लेकिन इस बार अपने बच्चों के लिए नहीं, मेरे लिए, मेरी मैरिज को लेकर। लेकिन इस टाइम मैं स्टडी कर रही थी, और मैरिज तो मेरा दूर दूर तक कहीं कोई प्लान ही नहीं था, बिकॉज़ मेरा माइंड सेट था कि मुझे शादी नहीं करनी। और मेरे अपने कुछ ड्रीम्स थे, उन ड्रीम्स के अकॉर्डिंग मैं अपनी लाइफ जीना चाहती थी। शादी न करने के पीछे रीज़न था कि मुझे फियर इश्यूज़ थे, मुझे कमिटमेंट इश्यूज़ थे, मैं किसी के ऊपर इजीली ट्रस्ट नहीं कर पाती थी। और मुझे लगता था कि इस दुनिया में जितने भी मेल्स हैं उनका जो बिहेवियर है फीमेल्स के लिए वो अच्छा नहीं रहता। वो अपनी जो पार्टनर है उसके साथ अच्छा बिहेव नहीं करते, और इंडिया में तो खासकर जो वाइफ़ है उसको रिस्पेक्ट नहीं मिलती है। क्योंकि ये मेरा फियर था, ये मेरा इशू था, और इसीलिए मैं किसी भी मेल के लिए पॉजिटिव एटीट्यूड नहीं रख पाती थी। और मेरी खुद की जो एनर्जी थी वो बहुत ज़्यादा मैस्कुलाइन एनर्जी थी, और बहुत बड़े बड़े ड्रीम थे कि हाँ लाइफ में सेल्फ स्टैंड होना है, कुछ करना है। उस टाइम ड्रीम के थ्रू मुझे उन्होंने मैसेज दिया, और स्पेसिफिक एक नाम लेकर मुझे बोला गया कि इस पर्सन का रिश्ता तुम्हारे लिए आएगा और तुम उसको शादी के लिए मना नहीं करना। जिस टाइम ये ड्रीम आया उस टाइम मैं ओनली 19 इयर्स की थी, और दूर दूर तक कहीं ऐसा कुछ नहीं था कि मेरी मैरिज का कोई प्लान हो। लेकिन कुछ सालों के बाद वास्तव में, जैसे ये जो ड्रीम था 1995 में आया, और 2001 में सेम उसी पर्सन से मेरी शादी के बारे में बातें चली।
और वो मुझे कह कर गई थी शादी के लिए मना नहीं करना। इट मीन्स वो ये जानती थी कि मैं शादी के लिए मना करूँगी। और जब 2001 आया तो एक्चुअल में मैंने वही किया कि मैं उस पर्सन से शादी के लिए मैंने मना किया और मैं अपने आप को मेंटली प्रिपेयर नहीं कर पाई। इसके बाद जब मैंने उनके इस फैसले को एक्सेप्ट नहीं किया जो मुझे ड्रीम में उन्होंने गाइडेंस दी थी, तो मेरी जो लाइफ थी वो एक डिफरेंट वे में टर्न कर गई। यहाँ से जब 19 इयर्स की एज थी मेरी एक स्पिरिचुअल जर्नी स्टार्ट हुई, जिसका मुझे तब नहीं मालूम था कि इसे स्पिरिचुअल जर्नी कहते हैं। मैं बहुत कम एज से ही डिवाइन को लेकर मेरी एक अलग सोच है, परमात्मा को लेकर मेरी बहुत अलग सोच है। मैं बहुत ज़्यादा रिचुअल फॉलो करना पसंद नहीं करती, लेकिन उनको लेकर मेरा जो नज़रिया है वो बहुत ज़्यादा डिफरेंट है। मैंने इन ड्रीम्स में एक चीज़ नोटिस की है कि जब भी हमारे एंसेस्टर्स हमें ड्रीम्स में नज़र आते हैं तो वो ज़्यादातर हमें या तो विंडो के पास या डोर के पास नज़र आते हैं। इवन कि यहाँ पर मैं रिसेंटली जो मेरे फादर को लेकर ड्रीम आया वो भी शेयर करना चाहूँगी कि अभी कुछ महीनों पहले मैंने फादर को भी सेम ऐसे ही देखा और बाकायदा उस ग्लास को मैंने देखा कि मेरे फादर के बीच में एक ट्रांसपेरेंट ग्लास है जिसके उस तरफ मेरे फादर हैं और इस तरफ मैं हूँ, और मैं उनसे मिलना चाहती हूँ लेकिन वो मना कर रहे हैं। वो कह रहे हैं नहीं बेटा, हम इस ग्लास के आर पार नहीं आ सकते, तुम इधर नहीं आ सकती और मैं उधर नहीं आ सकता। मैं उनसे सपने में कह रही थी ठीक है तो आप अपना हाथ मेरे हाथ से टच करके ग्लास के पास मुझे फ़ील कराओ कि हाँ कि आप मुझसे कनेक्टेड हो। और ये बहुत अलग से ड्रीम होते हैं, ये नॉर्मल सपनों वाले ड्रीम नहीं होते। मैं वापस पुराने ड्रीम के पास ही जाऊंगी। तो ये ड्रीम्स हमें इंडिकेशन देते हैं, हमें हेल्प करते हैं हमारी लाइफ जर्नी को आगे बढ़ाने में और डिसीजंस लेने में। इन ड्रीम्स में हमारे लिए हिडन मैसेजेस होते हैं। अगर हम इन हिडन मैसेजेस को नहीं समझ पाते तो जो सीक्रेट मैसेज या की हमारे लिए उस मैसेज में होती है जो हमारी लाइफ को इजी बना सकती है, तो हम उसे मिस कर जाते हैं। वो एक अपॉर्चुनिटी होती है जो हमें मिलती है डिवाइन की तरफ से, हमारे एंसेस्टर्स की तरफ से। लेकिन अगर हम उस अपॉर्चुनिटी को एक्सेप्ट नहीं करते हैं तो वो आगे फॉरवर्ड हो जाती है। इट मीन्स कि वो या तो हमेशा के लिए ख़त्म हो जाएगी या फ्यूचर में फिर दोबारा कभी आपके लिए वापस लौट कर आएगी। इस ड्रीम के बाद मेरी लाइफ में एक और ड्रीम आया, जिन ड्रीम्स में मैं डिवाइन फॉर्म्स को देखती थी और रियल में विजुअल करती थी। मुझे गाइडेंस मिली कि मैं 16 सोमवार के फास्ट रखूं। मेरी फैमिली बैकग्राउंड ऐसा नहीं है जहां रिचुअल्स इस तरीके के फॉलो किए जाएं। मैं अपनी वीडियोस में पहले भी बता चुकी हूं कि मैं एक बौद्धिस्ट फैमिली से हूं, तो वहाँ पर इस तरीके के फास्ट नहीं रखे जाते। लेकिन क्योंकि मुझे ड्रीम में मैसेज मिला रखने के लिए तो मैंने वो 16 फास्ट रखे। मेरी जो सोल है वो क्रेव करती है कि जो मुझे इंट्यूशन मिलती है या मुझे ड्रीम्स के थ्रू जो मैसेज मिलता है मैं उसे फ़ॉलो करूं। अगर मैं उन्हें फ़ॉलो नहीं करती तो मुझे मेंटल पीस नहीं मिलता। इसका रीज़न मैं पहले नहीं जानती थी कि इस तरीके से अगर हम अपने इंट्यूशन को नहीं सुनते तो हमें मेंटल पीस क्यों नहीं मिलता। लेकिन आज की डेट में मैं ये जानती हूँ कि वो हमारे लिए गाइडेंस होती है, हमारी लाइफ को इजी बनाने के लिए गाइडेंस होती है। वो डिवाइन के मैसेजेस होते हैं और जब हम उन मैसेजेस को रिसीव कर कर उनके ऊपर एक्शन लेते हैं, वर्क करते हैं, तो हमारी लाइफ इजी हो जाती है। और अगर हम उन हेल्प्स को एक्सेप्ट नहीं करते तो ऑब्वियस सी बात है हमारी लाइफ में जो प्रॉब्लम आनी है वो तो आएंगी ही। हमें अपॉर्चुनिटी दी जा रही है, हम उसे नहीं लेना चाह रहे, वो हमारी विल है। जब हम लेते हैं तो हमारी लाइफ इजी हो जाती है
और जब हम इन हेल्प को लेने से मना कर देते हैं तो हम मेंटली प्रिपेयर रहते हैं उस टफ सिचुएशन के लिए जो हमारी लाइफ में आने वाली है। इस गाइडेंस के बाद जब मैंने ये पूरा 16 फास्ट कंप्लीट कर लिए, तब मेरी लाइफ में मेरे हस्बैंड का प्रपोज़ल आया, मीन्स जिनसे मैं मैरिड हूँ उनका रिश्ता आया। और उनके लिए भी मेरा एक्सपीरियंस यही था कि मैंने सोचा था कि मैं देखने के साथ ही मना कर दूँगी, मुझे आपसे शादी नहीं करनी। बट यहाँ क्योंकि मुझे ड्रीम्स में गाइडेंस मिली थी और जब हम फेस टू फेस मिले तो मेरे पास ऐसा कोई रीज़न नहीं था कि मैं उनको शादी के लिए मना कर पाऊँ, और ऑटोमेटिकली मुझे मेंटली प्रिपेयर किया गया कि मैं शादी के लिए हाँ कर दूँ। आफ्टर मैरिज फिर मेरी लाइफ में एक बार ऐसा मोड़ आया जब मुझे गाइड किया गया, और मेरी मैरिज से पहले मैंने कोई प्रॉमिस किया था डिवाइन फॉर्म को, डिवाइन एनर्जी को, और मैंने उसे फुलफ़िल नहीं किया था। यहाँ बहुत शॉर्ट में बताती हूँ कि मैरिज से पहले मैं मेरे हस्बैंड के साथ काली मंदिर गई थी, और मैं शादी से पहले मैं अक्सर कालीबाड़ी जाया करती थी। हर ट्यूसडे मेरा था कि मुझे कालीबाड़ी जाना है, लेकिन शादी के बाद पॉसिबल नहीं हो पाया। और मैंने कहा था शादी से पहले कि जब मेरी शादी हो जाएगी तो उसके बाद मैं कालीबाड़ी आऊँगी। और जब मेरा फर्स्ट बेबी मीन्स मेरा मिस कैरेज हुआ तो मुझे ट्रुथ रिवील किया गया कि देखा मैंने वापस ले लिया ना, तुम्हें कहा था ना, तुम नहीं आई ना। और मैं बहुत उस टाइम तो बहुत पेन और बहुत सफरिंग में थी। जब मेरे साथ वो सिचुएशन आई, मैंने घर में बताया कि इस तरीके से ऐसे ऐसे मुझे ड्रीम में बोला गया है, और ये हाँ ट्रुथ है कि मैं शादी से पहले मैं कालीबाड़ी जाया करती थी और एवरी ट्यूसडे में जाया करती थी। तो फिर मुझे इन लॉज से परमिशन मिली कि ठीक है आप एक बार जाकर आ जाओ और इस बार बोल कर आना कि मैं अब आगे फिर कभी नहीं आ पाऊँगी क्योंकि अब मेरी शादी हो गई है। अब इन लॉज के अकॉर्डिंग मैंने यही किया। मैं हस्बैंड के साथ वापस गई कालीबाड़ी और वहाँ मैं बोल कर आई कि अब मेरी शादी हो गई है तो जो इन लॉज के रिचुअल्स हैं वो मुझे फॉलो करने पड़ेंगे और मैं अब नहीं आ पाऊँगी, तो प्लीज़ नाराज़ मत होना। उसके बाद फिर मेरी लाइफ में मेरा बेबी आया, लेकिन मेरे बेबी के आने से पहले क्योंकि जो ट्विन सोल्स होती हैं और स्टार सीड्स होते हैं उनकी लाइफ बहुत ज़्यादा टफ़ सिचुएशन से भरी होती है। उनकी लाइफ में बहुत सारे टफ़ टास्क होते हैं, उन्हें बहुत सारे टफ़ लेसन सीखने होते हैं और साथ ही साथ उस पेन और सफरिंग से हील होना भी सीखना होता है कि इस टफ़ सिचुएशन को हैंडल कैसे करना है। और इसीलिए हमें डिवाइन गाइडेंस दी जाती है कि हम इन टफ़ सिचुएशंस को हैंडल करना सीख पाएँ। हमें ये सारी सिचुएशंस खुद ही हैंडल करनी सीखनी होती हैं, और जब हम ये लेसन सीख जाते हैं तो हमें डिवाइन ब्लेसिंग्स मिलती हैं। मेरी लाइफ में भी ये ब्लेसिंग आई, और हालांकि मेरी जो प्रेगनेंसी है बहुत ज़्यादा क्रिटिकल रही, इवन कि 9 मंथ्स का बेड रेस्ट, और एक पर्सन 9 मंथ बेड पर कैसे रह सकता है वो पेन और सफरिंग में बहुत अच्छे से जानती हूँ। लेकिन यहाँ भी लाइफ बहुत इजी नहीं होती क्योंकि बिस्तर पर लेटे रहना और हर चीज़ के लिए दूसरों के ऊपर डिपेंड रहना बहुत टफ़ सिचुएशन होती है। मुझे मेरी लाइफ में मेरे बेबी के आने से पहले मुझे ड्रीम्स में अपने बेबी के विज़न्स, फ्यूचर विज़न्स मुझे दिखाए गए, और जिस टाइम ये फ्यूचर विज़न्स मुझे दिखाए गए थे तब मैं ये नहीं जानती थी कि ये मेरा खुद का अपना बच्चा है।
मुझे बाकायदा मेरे बेबी के वो विज़न्स दिखाए गए जो फ्यूचर में मेरे साथ हुए। जो स्टार सीड्स और ट्विन सोल्स होते हैं, उन्हें उनका फ्यूचर और ख़ासकर फ्यूचर के मेजर इवेंट्स उनकी लाइफ में आने से पहले ही, चाहे वो हैप्पी मोमेंट्स हों या फिर टफ़ मोमेंट्स हों, पहले ही ड्रीम्स में दिखाए जाते हैं। उन्हें अवेयर किया जाता है कि लाइफ में ये इवेंट होने वाला है, तो इसके लिए प्रिपेयर हो जाओ। और जिस टाइम ये विज़न्स या ये फ्यूचर विज़न्स दिखाए जाते हैं, उस टाइम आप मेंटली प्रिपेयर नहीं होते उन चीज़ों के लिए। क्योंकि मुझे जब ये विज़न दिखाया गया था, उस टाइम मैं फ़ियर में थी, क्योंकि शादी से पहले ही मुझे प्रेगनेंसी का फ़ियर था और मैंने डिसाइड किया था कि मैं ज़िंदगी में कभी भी माँ नहीं बनूँगी। मैं एक बेबी अडॉप्ट करूँगी और उसको अपने बच्चे से ज़्यादा प्यार दूँगी। और मैंने कोशिश भी की कि मैं ऐसा ही करूँ और एक बेबी अडॉप्ट करूँ। लेकिन क्योंकि ये जो पूरी जर्नी है डिवाइनली गाइडेड होती है और हमें प्रिपेयर किया जाता है उन सभी सिचुएशंस के लिए जिनसे भी हम डरते हैं या दूर भागते हैं, तो मुझे भी इस सिचुएशन के लिए रेडी किया गया, इस इतने खूबसूरत एहसास के लिए। अब जब मैं इस फीलिंग को एंजॉय कर चुकी हूँ, तो मैं ये कह सकती हूँ कि वास्तव में इस दुनिया में अगर सबसे खूबसूरत कोई ब्लेसिंग है तो वो है पेरेंट बनना। उससे पहले की लाइफ और जब आप एक बच्चे को इस दुनिया में लेकर आते हैं, वो लाइफ और उसके बाद की लाइफ, दोनों में ज़मीन आसमान का अंतर होता है। और जितने भी लोग प्रेगनेंसी फ़ियर को माइंड में रखे हुए हैं या प्रेगनेंसी के फ़ियर से डरते हैं मेरी तरह, तो वो बिल्कुल इस ब्लेसिंग के लिए रेडी हो जाएं और अपने आप को मेंटली प्रिपेयर करें कि ये डिवाइन की बहुत बड़ी ब्लेसिंग है और इसके लिए रेडी रहना चाहिए। जब तक मैं इस ब्लेसिंग को एक्सेप्ट नहीं कर पा रही थी, फ़ियर की एनर्जी में थी, तब तक मेरी लाइफ में बहुत पेनफुल एक्सपीरियंस मैंने किए। मीन्स मेरी जो प्रेगनेंसी थी बहुत हमेशा क्रिटिकल कंडीशन की रही, लेकिन जैसे ही मैंने इसको एक्सेप्ट किया तो मेरी ये जो सिचुएशंस थी अपने आप स्मूथ होते चली गई। यहाँ मेरे बेबी के होने से जस्ट पहले, मीन्स उसका बर्थ नाइट में 2 o'clock का है, लेकिन उससे जस्ट पहले 12 o'clock मुझे एक ओपन आइज से विज़न आया जिसमें मेरे एंसेस्टर्स, मीन्स मेरे हस्बैंड की दादी माँ, जिनको उन्होंने भी कभी आंखों से नहीं देखा था, उन्होंने खुद ओपन आइज से मुझे आके मैसेज दिया कि परेशान नहीं होना। यहाँ क्यों उन्होंने ऐसा मैसेज दिया मैं क्लियर कर देती हूँ। मेरी जान को ख़तरा था और डॉक्टर्स पेपर्स साइन करा के चले गए थे कि कुछ भी हो सकता है और हमें इनकी जान बचाने के लिए इमरजेंसी में डिलीवरी करानी पड़ेगी। क्योंकि मेरे 9 months कंप्लीट नहीं हुए थे, ओनली 7 months कंप्लीट हुए थे और ये क्रिटिकल डिसीज़न था। मैं सच में थैंकफुल हूँ अपने हस्बैंड की, जो उन्होंने उस क्रिटिकल कंडीशन में वो डिसीज़न लिया जो लेना आसान नहीं है, और उन्होंने डॉक्टर को पेपर साइन करके दे दिए कि हाँ आप इसका ध्यान रखिए। लेकिन जैसे ही नाइट में 12 o'clock का टाइम आया, मैंने ओपन आइज से उनको देखा, दादी माँ को, और उन्होंने कहा कि परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, भैया आ रहा है, सब ठीक है, परेशान नहीं होना। डॉक्टर मुझे मॉर्निंग का टाइम देकर गए थे ऑपरेशन का, और मॉर्निंग से पहले ही मैं उस डिवाइन ब्लेसिंग को फील कर पाई। और मैं सच में थैंकफुल हूँ अपने एंसेस्टर्स की दिल से। तब मैं ये सब चीज़ें जानती नहीं थी, मैं एक्सपीरियंस कर रही थी, बट ये सब ब्लेसिंग्स होती हैं ये मुझे नहीं मालूम था। ये मुझे धीरे धीरे बाद में जब मैंने डिस्कस किया कि मैंने ऐसे देखा, ये हुआ मेरे साथ में, बड़ा अजीब सा लगा कि सामने डॉक्टर्स हैं और वो इस तरीके से मुझे कह रही हैं,
और मैं आवाज़ दे रही हूँ तो मुंह से आवाज़ नहीं निकल रही है। तो मुझे पता चला कि ये हमारे एंसेस्टर्स हैं और हमें जब भी हम टफ़ सिचुएशंस में आते हैं तो वो हमारी हेल्प के लिए अपने आप तैयार हो जाते हैं और हमारी हेल्प के लिए आगे आते हैं। ये रियल लाइफ के एक्सपीरियंसेस सच में, अब अगर मैं अपनी पूरी लाइफ जर्नी को जो अब तक की मेरी है मैं देखती हूँ तो मुझे इतना ज़्यादा, मैं प्राउड नहीं कहूँगी, प्यार आता है अपने एंसेस्टर्स पर, अपने ऊपर, और मैं बहुत ग्रेटिट्यूड फील करती हूँ, उनका बहुत बहुत धन्यवाद फील करती हूँ, उनको देती हूँ कि उन्होंने अपने आप कैसे हर सिचुएशन में आके हमें संभाल लिया। इवन कि मेरे हस्बैंड की जॉब से पहले उन्होंने 3 साल पहले ही मुझे बता दिया था कि परेशान नहीं होना, भैया की जॉब तो 3 तरफ से आएगी, मीन्स 3 गवर्नमेंट जॉब्स के ऑफ़र आएंगे। क्योंकि जब हम लोगों की शादी हुई थी तो हम दोनों ही स्टूडेंट थे और हम जॉब को लेकर स्ट्रगल कर रहे थे। मेरी आदत है अपने रिटन नोट्स लिखने की और ड्रीम्स लिखने की। मैंने वो नोट 2005 में देखा था और मेरे हस्बैंड की जॉब 2008 में लगी और अचानक मुझे वो बुक मिली तो पता चला कि अरे ये तो मैंने 2005 में ही ड्रीम में विज़न को देख लिया था कि इनकी 3 जॉब के कॉल लेटर्स आएंगे। इस तरीके से हमें डिवाइन गाइड करते हैं, तो हमारे जो ड्रीम्स और विज़न्स होते हैं, जो गाइडेंस हमें मिलती है हमारी लाइफ को इजी करने के लिए होती है। इन ड्रीम्स को हमें इग्नोर नहीं करना चाहिए, हमें इन ड्रीम्स को समझने की कोशिश करनी चाहिए और डिकोड करने की कोशिश करनी चाहिए। यहाँ एक और ड्रीम में डिस्कस करना चाहूँगी। ये अलग अलग टाइम पर आते हैं और उनमें ज़्यादातर मुझे कार और स्पीड नज़र आती है। मैंने ये देखा है कि जब जब मुझे इस तरीके के ड्रीम्स आते हैं तब तब मेरी स्पिरिचुअल ग्रोथ बहुत तेज़ी से होती है। यहाँ पर हमारी जो ग्रोथ है वो 2 तरीके से होती है, मटेरियल ग्रोथ और स्पिरिचुअल ग्रोथ। जब मटेरियल ग्रोथ होती है तो उस टाइम ड्रीम्स अलग आते हैं और जब स्पिरिचुअल ग्रोथ होती है तो उस टाइम ड्रीम्स अलग आते हैं। जब हमारी स्पिरिचुअल ग्रोथ होती है तो उसमें हम कभी साइकिल में अपने आप को देखते हैं, कभी बस में देखते हैं, कभी हम अपने आप को उड़ता हुआ महसूस करते हैं और कभी हम अपने आप को गाड़ी में और कभी एरोप्लेन में देखते हैं। ये जो ड्रीम्स हमें आते हैं और हम इस तरीके से अपने आप को इन व्हीकल्स के अंदर देखते हैं, ये इंडिकेशन है कि हमारी जर्नी किस तरीके से आगे फ़्लो कर रही है। अगर हम पैदल जा रहे हैं और अचानक से उड़ने लग जाएं, इसका मतलब आप तेज़ी से स्पिरिचुअली बहुत तेज़ी से ग्रो कर रहे हो। बिकॉज़ जब हम उड़ने लग जाते हैं तो कोई बाउंडेशन नहीं होती, लेकिन अगर हम पैदल चल रहे हैं और बहुत ज़्यादा ऊबड़ खाबड़ ज़मीन है, इट मीन्स कि बहुत सारी हर्डल्स हैं। जब साइकिल पर हैं तो उससे थोड़ी स्पीड हमने पकड़ ली है। अगर हम बस में हैं तो हम बहुत सारे लोगों की हेल्प से अपनी स्पिरिचुअल लाइफ को आगे ग्रो कर रहे हैं। लेकिन अगर हम अपनी प्राइवेट कार में हैं, मीन्स हमारी पर्सनल कोई कार है और उसमें आप ज़्यादातर 2, 3 या 5, इससे ज़्यादा लोगों को नहीं देखते, और जब ऐसे ड्रीम्स आते तो ये समझ लो कि आपकी स्पिरिचुअल ग्रोथ में ये लोग आपको हेल्प करने वाले हैं और ये जो भी आपको लेसन लर्न कराने वाले हैं उन्हें आप बहुत ध्यान से लर्न करेंगे। हम इन ड्रीम्स के थ्रू मैसेज रिसीव करते हैं कि हमारी जो स्पिरिचुअल या मटेरियल ग्रोथ है वो किस तरीके से होने वाली है। मैंने ये देखा है जब हमारी स्पिरिचुअल ग्रोथ होती है तो हमें ज़्यादातर व्हीकल्स नज़र आते हैं, डिवाइन एनर्जीज़ नज़र आती हैं, डिवाइन फॉर्म्स नज़र आती हैं। और जब हम अपनी मटेरियल ग्रोथ करते हैं या मटेरियल प्रॉब्लम्स को फेस करते हैं तो हमारे एंसेस्टर्स आते हैं हमें हेल्प करने के लिए, हमें मैसेज देते हैं। अगर हमारी मटेरियल ग्रोथ में प्रॉब्लम्स आ रही हैं तो वो हमसे फूड मांगते हुए नज़र आते हैं, और अगर हमारी मटेरियल ग्रोथ बहुत तेज़ी से होनी है तो वो हमें फूड देते हुए, ब्लेसिंग्स देते हुए नज़र आते हैं।
और ये इंडिकेशन है, अगर वो हमसे फूड मांग रहे हैं इट मीन्स वो हमसे सर्विस मांग रहे हैं, हमें सर्विस मोड में आना है। और अगर वो हमें फूड दे रहे हैं इट मीन्स वो अपनी ब्लेसिंग्स देकर जा रहे हैं। जो भी हमने सर्विसेज उनको दी हैं मीन्स उनके बहाने हमने अर्थ प्लेन को सर्व किया है, तो उसके लिए वो हमारी डिवाइन ब्लेसिंग्स हैं। इट मीन्स ये ड्रीम्स हमें हमारी मटेरियल ग्रोथ और स्पिरिचुअल ग्रोथ की प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए और हेल्प करने के लिए मैसेजेस भेजे जाते हैं। ये यूनिवर्स का अपना तरीका है, इन्हें हमें समझ में आना चाहिए। आज की इस वीडियो में बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मेरी इस वीडियो को बहुत ध्यान से, प्यार से देखने के लिए, सुनने के लिए आप सभी का बहुत 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 धन्यवाद।